जितना शर्मिंदा मैं आज हूँ शायद इससे पहले मैं नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि मैं और मियां साहब और हमारे सारे लीडर इसी कानून में जेल में हों। तो आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। मैं समझता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बिल को सपोर्ट करना मुश्किल हो। एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम बनाना जो है वो बहुत गलत है, अदलिया को कमज़ोर करता है। कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान की जुडिशरी मिलिटराइज हो जाए। नैब मिलिटराइज हो गया, GIT मिलिटराइज हो गया, मिलिट्री कोर्ट से जुडिशरी मिलिटराइज हो रही है। ये खतरनाक। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। जैसे आपने देखा, कौमी यकजहती के ज़रिए और मुश्तरका इजलास के ज़रिए तमाम सियासी और अस्करी क़ुव्वतों के एक सफ़े पर आने के बाद अस्करी अदालतों को 21वीं तरमीम के ज़रिए मंजूर किया गया। ये बात थी जनवरी 2015 की। लेकिन अब 4 साल बाद यही जो सियासी क़ुव्वतें हैं और अस्करी क़ुव्वतें हैं शायद रीअसेस कर रही हैं कि क्या कुछ उन्होंने इसी इंतहा पसंदी की जंग में क्या पाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडरान का कहना है कि यही अस्करी अदालतें जिनकी मुद्दत 30 मार्च को ख़त्म हो जाएगी, उस वजह से सियासी जमात डिवाइडेड है, दो गिरोह बन गए हैं। साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब का कहना है कि हालांकि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नुमाइंदे कह रहे हैं कि क्योंकि ये हमारी अपनी ही अमेंडमेंट थी तो हमें इसकी एक्सटेंशन को, इसके तौसी की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ के जो हॉक्स हैं उनका कहना यह है कि क्योंकि सिविलियन अदालती निज़ाम में उस तरह के बुनियादी इस्लाहात नहीं देखने को मिले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अब बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ मुखालफत करनी चाहिए इसी तरमीम की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रवैया रहा है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अब कुछ माह से मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन में मुखालफत ना सिर्फ उसका वाज़े इजहार कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई ख़ास दो राय भी सुनने को नहीं मिल रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत में है वो भी कंसिस्टेंसी से कह रही है कि हमें मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन चाहिए और हम फिर से इसको अमेंड करेंगे। अब याद रहे कि हमारा जो आइन है वो 2 बार अमेंड हो चुका है, उसमें 2 बार तरामीम आप ला चुके हैं सिर्फ इसी वजह से कि अस्करी अदालतों को बार बार एक्सटेंड किया जाए। हालांकि शुरू में यही लाहे अमल था कि एक सनसेट क्लॉज होगा और 2 साल बाद जो अस्करी अदालतें हैं उनकी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और उसके शाना बशाना आपका जो सिविलियन अदालती निज़ाम है उसमें भी इस्लाहात देखने को मिलेंगे। जनाब बाकिर साहब, आज हम किधर खड़े हैं? जब आप ये बात करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की एक तरह से परफॉर्मेंस रही है तो APS पेशावर, बन्नू जेल ब्रेक, परेड लेन, ये सब के सब जो लोग जो इसमें मुलव्वस थे उनको मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ट्राई किया और अदालत उज़्मा ने उनकी सज़ाओं को अपहोल्ड भी किया। लेकिन दूसरी जानिब आपके पेशावर की अदालत आलिया का भी फैसला है जिसने कहा कि ये जी तमाम प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ हमारे सामने हैं। जिस चीज़ पे सब लोग मेरे ख्याल से मुत्तफिक हो सकते हैं वो इस बात पे है कि सिविलियन अदालती निज़ाम में कोई बुनियादी या फार रीचिंग इस्लाहात नहीं देखने को मिले। क्या राय रखते जनाब? असद, जैसे कि आपने ख़ुद अभी बताया कि 30 मार्च को ये जो हमारा एक मिलिट्री कोर्ट्स का एक और फेज़ ख़त्म होने को जा रहा है जिस पे आइंदा का भी लाएअमल जो है सियासी जमातें अभी तय नहीं कर सकी। इससे पहले कि हम सियासी पोजीशंस में जाएं, मेरा ख़्याल में आपने बड़ी अच्छी तरीके से अदा कर दिया। मैं भी अपना फ़र्ज़ अदा करता चलूँ कि यहाँ पर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो हमारे आइन में एक बिगाड़ है। वो बिलाशुबा एक इमरजेंसी की हालत में किए गए थे, बनाई गई थी, लेकिन अब 4 साल का अरसा गुजर चुका है और हमें अपना फोकस वापस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म पर लाना चाहिए। अभी भी उसकी बात नहीं हो रही। अभी भी ये रियलाइजेशन मुझे सियासी क़यादत में नज़र नहीं आती। ज़्यादातर हम ब्लेम गेम देख रहे हैं और यह है कि जो अपना जब जैसे जैसे अब हम एक नॉर्मल स्टेट की तरफ वापस जा रहे हैं, हमें अपनी जमहूरी आइनी इक़्तिदार और इंसानी हकूक़ पर ज़्यादा इसरार करना चाहिए क्योंकि हमने एज नॉर्मल स्टेट उन तमाम जो अवामिल जो कंट्रीब्यूट करते रहे एक्सट्रीमिज़म की तरफ और टेररिज्म की तरफ, उनकी ग्रोथ की तरफ, तो वो उन सब को हमने मुकाबला करना है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सियासी पार्टियों को इसकी मिलिट्री कोर्ट्स की तोसी की हिमायत नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे चाहे वो हुक्मरान जमात हो या ये अपना दूसरी हिज़्ब
इख्तलाफ की जमातें हो। हमने माजी में भी देखा कि हमारे मुंतखब करदा नुमाइंदे, जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं कि ये फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का एक मुंह बोलता सबूत है, उन्होंने ही इस आईनी तरमीम को पहले पास किया और फिर इसकी तोसी की। लेकिन क्या इस दफ़ा दोबारा हो सकेगा इस तरह से? यहाँ पर हमें मुख्तलिफ दो पोजीशंस नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है, उसमें उसकी जो पोजीशन है उसमें थोड़ा सा आपको लचक नज़र आ रही है। शायद वो रिकनसाइल करके इसको आगे इसको एक इसके एक्सटेंशन में इजाज़त दे दे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये फैसला कर चुकी है कि इस दफ़ा उन्होंने बिल्कुल किसी तरह की इसको एक्सटेंशन नहीं देनी। और पीपल्स PTI और PMLN अगर ये दोनों एक पेज पे आ जाती हैं तो एक्सटेंशन मुमकिन हो सकेगी। नेशनल एक्शन प्लान के बैकड्रॉप के अगेंस्ट भी ये बात करना चाहूँगा, लेकिन आपने कल बड़ी अच्छी बात की बाकर साहब कि आपको कॉन्टेक्स्ट से ज़रा हट के बात को देखना चाहिए। अगर हम इसी बात पे फिर इसको तस्लीम कर लेते हैं कि जी वाकई में गैर मामूली हालात में ये गैर मामूली इक़दामात थे और आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन को इसी तरह अमेंड किया तो उसके साथ साथ एक आपको प्लान के मुताबिक चलना था, तो ये बात अगर तमाम सियासी जमातें हाइपोथेटिकली यकजहत हो जाएं कि जी अस्करी अदालतें नहीं होनी चाहिए, तो फिर उन पे ये मेरे ख्याल से ज़्यादा वाजिब होता है, वो इस चीज़ पे मजबूर हो जाते हैं कि आप अपना सिविलियन अदालती निज़ाम को रिफॉर्म करें। एक जो मेरे ख्याल से एक बहुत तामीरी किस्म की कानून साजी थी वो पंजाब का विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट था, जो पिछली हुकूमत ने मंजूर किया था, मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी। और जो एक और खुश आइन बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस लेजिस्लेशन को अब आगे लेके चल रहा है। ये है सर CM चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब का ये करना है कि विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड को फॉर्म करना, यानी गवाहों की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब दहशत गर्दी के इस तरह के मामलात हों, इंतहा पसंदी के इस तरह के मामलात हों, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब कि सबसे पहले शवाहिद को मुतासर आप करते हैं, गवाहों को आप तोड़ते हैं, जजों को आप धमकाते हैं। तो ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन अब आपने इसको होल सेल आपने बदलना है। इसमें चीफ जस्टिस खोसा साहब का भी इस तरफ इशारा है और अदालती निज़ाम में जो आपको बुनियादी इस्लाहात लाने हैं उसकी तरफ भी इशारा है, लेकिन इस पर फ़िलहाल ये पंजाब विटनेस बोर्ड के अलावा कोई बात नहीं कर रहा। असद, आपने मुझे आज हैरान कर दिया कि वज़ीर आला पंजाब की भी कोई काबिल सताइश कोई आप ढूंढ के ले आए। वैसे तो कोई ऐसी चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वसीम अकरम हैं। चले उन्होंने कुछ तो काम किया और उम्मीद है कि वो बोर्ड से आगे भी बढ़ पाएंगे। लेकिन असद, यहाँ पर जो ज़्यादा परेशानकुन है कि नीयत अपनी जगह पे कि उसको हमने दुरुस्त करना है, लेकिन आपने देखा होगा कि एक तरह से स्टेलमेट सा है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। हुकूमत की जो है साइड वो अपोजिशन से बेशुमार मामलात पे बात ही नहीं करना चाहती। अभी आप मिसाल के तौर पे देख ले, ये वाला अभी नैप का भी किस्सा चल रहा है, या हमारी अभी उससे पहले कोई ज़्यादा दूर नहीं जाती जिस चीज़ पे बात करते हैं, जिस चीज़ पे कंसेंसस है हमारा कि जो इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल थ्रेट है, वहाँ पर भी आपने अपोजिशन को बुला के वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पर ख़ुद तशरीफ़ नहीं लाए। उसके बाद आपने इलेक्शन कमीशन में आपकी 2 सीटें खाली पड़ी हैं मेंबर्स की, उस पर वज़ीर आज़म लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं। जब हुकूमत अपोजिशन से बात ना करे और उसके ईगोज इतने ज़्यादा हों तो फिर ये बात आगे नहीं चलेगी। आज मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये जहाँ पे हम नैप पे ये सारे की सारी रुकावट देख रहे हैं कि अपोजिशन कहती है कि हम मीटिंग पे नहीं आते, मेरी ईगो नहीं है और मैं उनके पास खुद से जाने को तैयार हूँ, उनके पास जाके डिस्कस करने के तैयार हूँ। उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जमहूरियत का मतलब होता है कि बातचीत करना, आपस में एंगेज करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी अपनी क़यादत ही ये चीज़ नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पर जो पार्लियामेंट को लीड करना है और पार्लियामेंट में इस मसले को आगे लेके चलना है, वो उनको तो वज़ीर आज़म पे जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म किसी तरह से अपने दिमाग में बना के बैठे हैं कि वो अपोजिशन के साथ तो हाथ मिलाया ही नहीं जा सकता। इस तरह से नहीं चलते। आपकी पसंद का आदमी कभी भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है एक अपना आपने एक रवैये में तब्दीली लानी है अपोजिशन की तरफ। भले से आपको उनके गवर्नेंस पे, उनके जो माजी पे इतराज़ात थे, तो उनके साथ आप मिलके कम से कम
असेंबली को तो चलाए, बड़ी बात ये है निज़ाम हुकूमत को चलाए। जब कहती है कि जी हम 90 दिन में पाकिस्तान को बेहतर करेंगे, हम 90 दिन में इस तरह के रिफॉर्म्स ले आएंगे, और फिर कहती है कि जी वही डेडलाइन हमारी अनरियलिस्टिक थी, पहले 100 दिन की डेडलाइन हमारी अनरियलिस्टिक थी। शायद उसको ये समझ लेना चाहिए कि आपका जो अवलीन काम होता है वो होता है कानून साजी। और जब आपने इतनी देर वो लड़ाई की कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कौन उसकी सरबराही करेगा, शहबाज शरीफ साहब का जो रिकॉर्ड है उस पर इस तरह के धब्बे हैं, तो इसलिए उनको हम नहीं समझते कि वो लीडर बन सकते हैं। उसके बाद आपकी तमाम लेजिस्लेशन को आपने एक तरह से व्हील जैम कर दिया था। अब आगे बढ़ते हुए आपको इन्हीं लोगों का हाथ मिलाना है। लेकिन बाकर साहब, ऑन द अदर साइड अगर आप अपोजिशन की पार्टीज़ के भी रवैये को देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब जिनसे आपने बात की, उनकी एक और भी अच्छी बात थी कि जी आप चाहते क्या हैं। जब आपने नेशनल एक्शन प्लान पे ब्रीफिंग सुननी है तो उसके पैरामीटर्स चाहिए कि क्या उसकी अमल दरामद कितनी हो पाई, दहशतगर्दों को आप कितने दहशतगर्दों को आपने पकड़ा, और साथ में सर अयाज सादिक साहब की भी बात अपनी तरफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये अमेंडमेंट की थी, और अभी भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी अस्करी अदालतों की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान हालांकि आपदीदा हुए, उन्होंने भी इन्हीं अमेंडमेंट्स को मंजूर किया। तो एंड आई नो आप कहते हैं कि जी आप पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को एक तरफ छोड़ दें, क्या आपको इस तरह नहीं नजर आ रहा कि वही सियासी जमातों ने आखिरी सेकंड को कड़वा घूंट भरना है और फिर से इनको 2 साल और मंजूर करना है, और आपका सिविलियन अदालती निज़ाम कहीं रिफॉर्म नहीं होने वाला? असद, इस जो ये तहरीक है, इसके जो ओरिजिनल स्पॉन्सर्स हैं वो इतने मजबूत हैं कि उनको शायद कोई ना नहीं कह सकता। पीपल्स पार्टी अपने आप को एक पोजीशन में ले गई है जहां से उनका पलटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नवाज लीग ने ऐसी पोजीशन रखी हुई है कि जहां पर कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल है। लेकिन जैसा उनका इस वक्त हुकूमत के साथ ताल्लुक चल रहा है, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो लोग हमेशा से शायद ये शक करें कि ये कोई सेल आउट था, कोई उन्होंने कोई फ़ायदा पीछे बिहाइंड द सीन्स हासिल किया है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर ये ताल्लुकात कुछ बेहतर होते तो यहाँ पर आपको तो सियासत कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है। अगर आपने इन गवर्नमेंट से एश्योरेंसेस लेके कि अब ये रिफॉर्म्स का प्रोसेस आगे चलेगा, कुछ आप उनको वक्त दे देते हैं, तो भले से ये हो सकता है। लेकिन अगर ये जिस हालात में अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो लोग इस पे उंगलियां जरूर कहता हूँ आप बेशक समझौता करें, आप बेशक हाथ मिलाएं, और अगर ये जो स्पॉन्सर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं ये इतने ज़्यादा बाइख्तियार हैं कि उनको ना नहीं किया सकता, तो चलें आप इसको फिर 2 साल और 10 साल और 20 साल और एक्सटेंड कर लें। लेकिन ये आप अगर छोटा सा एहसान कर लें इस मुल्क पे कि इसके शाना बशाना आप सिविलियन अदालती निज़ाम की इस्लाहात को थोड़ा सा आप स्पीड अप कर दें, विटनेसेस को प्रोटेक्ट करें, जजेस को प्रोटेक्ट करें, और जो रफ्तार है उसको आप बढ़ाएं। अगले हिस्से में बात करेंगे 23 मार्च जिसको हम योम पाकिस्तान के तौर पे मनाते हैं, उसके साथ साथ एक बहुत ही अंधोनाक किस्म का वाक़या देखने को मिला। वो क्या था, रहिएगा हमारे साथ। जैसे आप जानते हैं कल 23 मार्च का एक तारीख़ी दिन था, उसको मनाया भी गया और ऐसे सेलिब्रेट किया कि बार बार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पुरानी तकारीर थी उनको भी हमने सामने रखा और ये अहद किया कि पाकिस्तान पर इस तरह आंच नहीं आने देंगे। लेकिन शायद हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि 23 मार्च जो है वो ना सिर्फ वो तारीख़ है कि पाकिस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से ट्रांजिशन कर पाया एक आज़ाद जमहूरियत में, लेकिन वो करारदाद लाहौर की और करारदाद पाकिस्तान की भी एनिवर्सरी है। और हालांकि तब 23 मार्च 1940 में आप एक नए मुल्क की बुनियाद रख रहे थे, आपने उसी रेजोल्यूशन में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बाकायदा बात की थी। लेकिन कल जो एक बहुत एक ट्रैजिक किस्म का मामला सुनने को मिला और उसकी फिर रिपोर्ट्स भी सामने आई, और आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसका पूरी तौर पे नोटिस भी लिया है। वो कंसर्न करता है 2 हिंदू लड़कियों का इंसिडेंट, घोटकी से उनको अबडक्ट किया, फोर्सिबली उनको कन्वर्ट किया और फिर बताया हमें ये जा रहा है कि उनको रहीम यार खान अगवा करके लोग ले गए।
जनाब बाकिर साहब, जब हम बात करते हैं जी कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और अदालत उज़्मा कहती है कि जी ये जो जेनेसिस है इस मुल्क का, यानी इस मुल्क की जब बुनियादें रखी गई थी तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन वो बुनियाद थी, तो उसको आप किस तरह स्क्वायर करते हैं जनाब कि 23 मार्च के दिन ये सब कुछ हो रहा है, और जब आप बात करते हैं तो आपकी वही जो दाएं बाजू के भाई हैं वो कह रहे होते हैं कि जी देखें पाकिस्तान का ये जो इमेज है ये ख़राब जा रहा होता है। शायद उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि आपका अपना इमेज नहीं, आपकी अपनी हरकतों से ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान को आप बेहतर बनाएं, और यही आपकी अक़लियतें हैं जिनका कायदे आज़म ने और इतने ज़्यादा लोगों ने बार बार कहा कि इनको महफूज रखें। असद, मैं थोड़ा सा टाइमलाइन थोड़ी सी अगर करेक्ट कर दूं कि ये कल वाकया सामने आया, कल हुआ नहीं, पहले वाकया जी नहीं उससे पहले हो चुका हो, और जहाँ पर ये हमारे यहाँ एक थोड़ा सा एक मिसकंसीव्ड नोशन भी समझे, या मैं पहले इस तरह से कह दूं कि बिलाशुबा ये लैंड ऑफ प्योर है, पाक सरजमीन है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर कुछ दीगर मज़ाहिब ने जन्म लिया था, जिसमें बुद्धिज़्म भी है, आपका सिखिज़्म भी है, हिंदू कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पहले पाकिस्तान बनने से पहले रहा। तो हम अपने माजी से मुकम्मल तौर पे तो जुदा नहीं हो सकते, और जब पाकिस्तान बना था तो तकरीबन 10% पॉपुलेशन हिंदुओं की थी यहाँ पर, जो बतदरीज कम होती रही। जो पहला जो ज़्यादा मेजर एक इनमें रिडक्शन आई थी वो 1971 की वॉर के बाद आया था, लेकिन उसके बाद भी ये मुसलसल जो है डिक्लाइन पे रहे, उसके ऊपर उनके ऊपर प्रेशर्स रहे। अब यहाँ पर इस पे मल्टीपल फैक्टर्स एट प्ले हैं। एक तो ये कि जी हमारे रियासत को अपनी सिमत का अंदाज़ा नहीं है कि उसने किस तरह जाना है। एक मिसकंसीव्ड सा नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट चलता रहा, जिसने सिंध की और बलोचिस्तान के सोशल फैब्रिक को पूरा के पूरा तब्दील करके रख दिया। हमारा उस तरह से जो एक हम कह लें कि हमारी कैलसनेस या इनसेंसिटिविटी है अक़लियतों के मसाइल के ऊपर, उसने भी उधर इस चीज़ को दवाम बख्शा। तो ये मसाइल जो हैं ये कोई कभी एक दफ़ा वाक़या कोई आपको नज़र आता है, या दूसरा ये वो वाक़यात हैं जो हाईलाइट होते हैं। रिसर्च कहती है तकरीबन 1000 ख़वातीन जो दीगर मज़ाहिब की हैं, जिनमें हिंदुइज़्म भी है, ईसाइयत भी है, और दीगर जो मज़ाहिब हैं उनको ज़बरदस्ती अगवा करके मुसलमान बनाकर उनसे शादियाँ रचाई जाती हैं। ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। हमारे जो बाबाए कौम हैं जिन्होंने हमें मुल्क दिया, उन्होंने हमेशा से डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म पे काफ़ी इसरार किया। अगर आप उनकी 11 अगस्त की तकरीर ही उठाकर देख लें तो उन्होंने बड़े उसमें बरमला अंदाज में कहा था कि इनको मुकम्मल आज़ादी यहाँ हासिल होगी। लेकिन उसके बाद यहाँ क्या हुआ, जिससे हम दीगर शोबों में हमने अपनी राह खो दी, इसी तरह यहाँ पर भी अगरचे हम बात करते हैं, असद ने भी अभी रेफरेंस दिया कि इनको मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन ये शायद हम भूल जाते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो टेक्स्ट है उसमें कहीं ना कहीं पे इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे थोड़ा सा शक पड़ता है कि जो दीगर मज़ाहिब है उनको उस तरह से आज़ादी हासिल नहीं है। जैसे जा रहे हैं आप तो कह रहे हैं कि जी इस मुल्क का जो कानून है वो कहता है कि आर्टिकल 20 के तहत आपकी जो तमाम अक़लियतें हैं उनके पास तमाम हुकूक हैं, ये बराबर आपके शहरी हैं, और ये अदालत उज़्मा के इसमें लैंडमार्क फैसले हैं। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब का लैंडमार्क फैसला है जो पूरी दुनिया में अब पढ़ा जाता है। अब आपने उसको साथ लेके चलना है। मुझे जो और भी जो हैरत हो रही है जनाब बाकिर साहब, वो इस बात पे कि लोग इसकी इस तरह, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा इसकी आर्गुमेंट कर ले, छोटा सा आपने आर्टिकल 20 की बात की है, कंक्लूड कर लूं। मुझे जो बहुत ज्यादा हैरत हो रही है वो ये है कि इस बात की दफा इस तरह की जा रही है कि जी ये जो बच्चियां हैं इनका अपना कंसेंट था, इन्होंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया है। जनाब एक लड़की की जो उम्र है वो 14 साल है और दूसरी लड़की की जो उम्र है वो 16 साल है। अंडर द सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2016 ये तो आप कंसेंट का तो एलिमेंट इसमें बीच में आता नहीं है। ये बच्चियां हैं जिनको आपने अगवा करके आप घोटकी से वहाँ ले गए। और दूसरी बात जो आपने बहुत अच्छी की वो ये है कि ये एक रुझान है, घोटकी में ये बार बार किया जा रहा है, सिंध सूबे में ये बार बार किया जा रहा है, और जो सिंध हुकूमत है इस कानून साजी से आगे बढ़ते हुए मेरे ख्याल से कोई ख़ास अमल दरामद नहीं हो पाया। और मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अफसोसनाक लगती है कि आप खुद तो वैसे बहुत तरक्की पसंद बनते हैं, प्रो माइनॉरिटी बनते हैं, उन लोगों को आप मुंतखब करते हैं इन हिस्टोरिक फर्स्ट्स, लेकिन ये चीज़ इतनी देर से हो रही है कि जब तक अब नोटिस नहीं लिया गया, सब ने शोर नहीं मचाया, हर दिन मीडिया ने इसको प्ले अप नहीं किया, तो कोई आपने उस हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से कार्रवाई नहीं देखी।
असद, जहाँ पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि दो पार्ट आपने काफ़ी इश्यूज इकट्ठे बयान किए, तो जो आर्टिकल 20 की आपने बात की थी उसमें लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर। अब यहाँ पर आके थोड़ी सी, जिसे कहते हैं कि आके थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट बन जाता है कि सब्जेक्ट टू लॉ हम कौन सी चीज़ होगी जो प्रोफेस कर सकते हैं दीगर मज़ाहिब या प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी रिलीजियस जो वो ट्रेडिशंस है। सर आपकी खिदमत में सर मैं इसलिए यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 2014 का जो सुओ मोटो है वो पढ़ लें, आर्टिकल 20 का, और यही जो आपने कहा सब्जेक्ट टू लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी बहुत खूबसूरती से उन्होंने तशरीह की हुई है, उसको इंटरप्रेट किया हुआ है। और जब आप उस फैसले को पढ़ते हैं जो अदालत उज़्मा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उसमें कोई दो राय इस चीज़ पे नहीं उठते कि आपकी जो अपनी जो अक़लियतें हैं, उनकी जो राइट्स हैं वो कितने ज़्यादा वसी हैं। हमें इस बात को अब समझ लेना चाहिए कि आइन का भी और अदालत उज़्मा का भी जो कानून है वो एक सफ़े पे खड़ा है, उस पर आप अमल करें। असद, वो तो ठीक है, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, उतना वो वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं होती कि इंडिविजुअली हम तमाम कानूनी नुकात पे बहस करते जाएं। यही बात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब आर्टिकल 2A के तहत अंदर डाला गया था तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 90 में ये दिए था, लेकिन बाद में ये जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पे ये चीज़ें रहेंगी, आपके चाहे अदालती फैसले हैं, लेकिन ये वहाँ पर इन चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत है। आर्टिकल 2A को भी 18वीं तरमीम के ज़रिए बाद में वो फ्रीली का लफ्ज़ ऐड किया गया, जो एक वक्त पे 2A को इंसर्ट करते हुए निकाल दिया गया था। तो ये अपना चीज़ें हैं जो आपके, मैं जो के बात करना चाह रहा था तो वो ये थी कि ये आपके माइंडसेट को वो जिसे कहते हैं ना दिखाती हैं कि जो हमारे यहाँ किसी जगह पे कुछ माइंडसेट ऐसा है जो कुछ बायस्ड है माइनॉरिटीज़ की तरफ। और जहाँ तक ये बात है कि ये शायद लोग कुछ ये भी आपको दलील दें कि या नुक्ता उठाएं बहस में कि सिंध जैसे इलाके में ये वाक़यात होते हैं जहाँ पर शायद जागीरदाराना निज़ाम है, लेकिन हुकूमत की नाकामी, चाहे वो सूबाई हुकूमत है, मरकज़ी हुकूमत है, वो उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा है। अब ये चीज़ मैं आपको इसकी तरह भी याद दहानी कराता चलूँ कि 2016 में सिंध की असेंबली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे नया एक कानून पास किया था कि जिसमें ये जो फोर्स कन्वर्शंस के ख़िलाफ़ किया था और उसमें सज़ा मुकर्रर की थी, लेकिन उस वक्त के जो वहाँ के गवर्नर थे उन्होंने इसको अप्रूव करने से इनकार कर दिया और वापस भेज दिया, और इस वजह से वो अभी तक वहाँ पड़ा हुआ है। ये बात नहीं है कि चले वो तो गवर्नर साहब इस दुनिया में भी नहीं रहे, अब दोबारा से इसको लाना चाहिए। हुकूमतों को ये इस पे प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अगर उस वक्त PMLN के गवर्नर ने ये नहीं होने दिया था, अब उसको दोबारा री इंट्रोड्यूस करें, लाए, और आपको इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि इंडियन वज़ीर ख़ारजा, जिस चीज़ की मैं ख़ुद भी क्रिटिसिज्म करूँगा कि उनका ये राइट नहीं बनता था कि वो जाके इस मसले को इस तरह से पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए करते। बहरहाल उन्होंने उठाया, उनके हाई कमिश्नर ने भी इस पर ट्वीट की आज कि जी हम इस पर रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें खुद से अपने अंदर होते हुए, जब अगर जिस तरह फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमें अपने झंडे में जो सफ़ेद रंग है उसका बहुत मान है, उसका लिहाज है। बाकर साहब आप सही कह रहे हैं कि हमें ये खुद से करना चाहिए, लेकिन जब हिंदुस्तान जैसा अक्सरियत पसंद मुल्क इस तरह करता है तो उनकी तनकीद में ना सिर्फ कोई वजन नहीं होता, राइट तो छोड़ें, आप उन लोगों को जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो कोशिश कर रहे होते हैं कानून साजी के ज़रिए, या जो कोशिश कर रहे होते हैं सोशल एक्शन ग्रुप्स के ज़रिए, या जो कोशिश कर रहे होते हैं शऊर को बढ़ाने के लिए, आप उन लोगों का जो मुहिम है, उन लोगों का जो मोमेंटम है, उसको ख़राब करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनको भी फिर उन्हीं ताने तनोड़ों का सामना करना पड़ रहा होता है कि जी आप हिंदुस्तान के हाथों में खेल रहे होते हैं। अगर आप वो वीडियो फुटेज देखेंगे वो गुड़गांव की, जिसमें ये हिंदुत्वा के लोग आते हैं और हॉकी स्टिक्स के साथ जो वो उस मुस्लिम फैमिली के साथ करते हैं, तो आप हर आदमी को ये यकीन हो जाता है कि हिंदुस्तान कितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी का जो हिंदू राष्ट्र है उसमें तब्दील हो गया है। तो जब सुषमा स्वराज इस तरह का सवाल करती हैं या उंगली उठाती हैं, उनकी तरफ से बहुत ही अजीबो गरीब लगता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि जी ये मोदी का हिंदुस्तान नहीं है, ये नया पाकिस्तान है, तो मैं समझता हूँ सर ठीक है, अगर आपने अहद कर दिया तो प्लीज़ अब उस पर अमल दरामद करें। ये जो सिंध और घोटकी की तरफ से ये जो रुझान है जो इतनी देर से हो रहा है, उस पर आप प्लीज़ काबू पाएँ।
असद, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी याद दिलाऊं कि जिस तरह मतलब ये मैंने आपको बताया कि 1001 वाक़या तो हर साल में होता है। एक पीछे 2015 में रिंकल कुमारी का वाक़या हुआ था, तो वो जो शख्स से इन्वॉल्व था उसमें मियाँ मिट्ठू उसका नाम था। अगर आप उस वक्त के जरिए जाके रिकॉर्ड निकाले तो उसको अपनी पार्टी में किसने आने के लिए कहा था, किसने उन्हें कहा था कि जी आप हमारी पार्टी में आ जाएं और उस तब्दीली का हिस्सा बन जाए। तो ये हमारे यहाँ जो है कि हम अपनी जो कल भी हम जिस तरह बात कर रहे थे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, तो हमने इसको जो इस सारी चीज़ को एड्रेस करना है। हमने अपनी सोच में तब्दीली लानी है। तब्दीली कह देने से नहीं आ जाएगी। तब्दीली के लिए हमें अपने अंदर, हमारे रवैयों में, हमारे जो तर्ज सियासत है उसको बदलना है। हमने अपने नैरो बेनिफिट्स नहीं देखने, और हमने जो जब तक हमारे जो सारे की सारी जो कम्युनिटीज़ हैं इसमें जैसे अक़लियतें हैं और हमारे जो मेन जो रिलीजन या मेन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है, मेन स्ट्रीम जिसे कह लें, ये सब इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हमारा माशरा आगे की जानिब तरक्की नहीं कर सकता। और सोच के बारे में भी बात करना चाहूँगा, और हम इस शो पे ये पहले बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से हमने इस बात पे इत्तेफाक भी किया था कि यही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 2014 में, तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी। उनके जो एक सीनियर खसूसी मुआवन था, उनका कहना था कि जी समाज की जो रिएक्शनरी कुव्वत है, हमने इस पर बात की थी, उनको उछालना नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लामी पाकिस्तान में मुझे अक़लियत का जो लफ्ज़ है वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आखिरकार हम सब आज़ाद और बराबर शहरी हैं। जब आप इस तरह की बात करते हैं ना जनाब, इतने यूटोपियन स्फेयर में रहते हुए कि जी सब शहरी हैं, सब बराबर हैं, तो शायद उनको घोटकी जाना चाहिए, शायद उनको अब्बास टाउन जाना चाहिए, शायद उनको जोसेफ कॉलोनी जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आपकी सर पार्कर में यार बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात हुए थे। और ये बहुत एक मेजॉरिटेरियन सोच है कि आपको, क्योंकि ज़िंदगी भर हर तरह के फ़वायद हासिल हुए हैं, क्योंकि आप अक्सरियत से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो सूबाई अक्सरियत हो, चाहे वो फ़िरके की अक्सरियत हो, चाहे वो मजहबी अक्सरियत हो, तो आप इस चीज़ को शायद समझ भी नहीं सकते कि ये लोग किन चीज़ों से गुजरते हैं। ये बात आप रिकग्नाइज कर लें कि ये आपकी अक़लियतें हैं, उनके जो मसाइल हैं आपसे मुख्तलिफ हैं, उनकी शायद रवायतें भी आपसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो आइन है आपका, और इसमें हम बाद में डिस्कशन कर सकते हैं कि उस आइन में कितनी ज़्यादा गुंजाइश है। आई एग्री विद यू, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आइन के तहत आपको वही बराबर हकूक़ मुयस्सर हैं, आपको उसी तरह समझना चाहिए। तो इसीलिए सर मुझे लगता है कि जब भी कोई हमला होता है या जब इस तरह का इंसिडेंट होता है और हम कहते हैं कि जी आप हिंदुओं की बात ना करें, ईसाइयों की बात ना करें, एक्सक्यूज मी, मसीह कम्युनिटी की बात ना करें, कहें कि सब के सब बराबर पाकिस्तानी शहरी हैं, ये बात बहुत ज़्यादा नामुनासिब है। खैर, इसी पॉइंट पर अगले हिस्से में बात करेंगे। आलमी सतह पे इसी तरह का एक इंसिडेंट देखने को मिला और उसमें रियासत ने किस तरह की कारकर्दगी दिखाई। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी मैस शूटिंग के बाद हर जगह मजहबी इत्तेहाद के मुजाहरे देखने को मिले और वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन का बार बार यकजहती का इजहार करना और जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एक तरह से सॉलिडारिटी दिखाना, वो भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है। रियासत पाकिस्तान की तरफ से भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ना सिर्फ जसिंडा आर्डन को खराज तहसीन पेश किया, लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पे भी जसिंडा आर्डन का जो एक तरह से एटीट्यूड रहा है इस तमाम सानहा के दौरान, उसकी भी तारीफ़ बनती है। लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए न्यूजीलैंड की आम आवाम ने भी जिस तरह मुसलमानों के शाना बशाना, मुस्लिम कम्यूनिटी के शाना बशाना खड़े होते हुए उनके दर्द व दुख को समझा और उसको बहलाने की कोशिश की, उसको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। जनाब बाकिर साहब, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड पे आने से पहले अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान की भी बात कर लें कि इधर भी बहुत कुछ इसी तरह के हमले देखने को मिले और उनका भी मकसद यही था कि आप किसी तरह से माशरे में जो दहशत के बीज हैं उनको बोएं और इसी तरह की जो टेंशन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करें। इधर उस तरह का बाहमी इत्तेहाद शायद नहीं देखने को मिला, वो क्यों है? असद, हमारी कौम जो है, जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था कि हमेशा से तकसीम रही है और सिर्फ एक ट्रेजेडी थी या एक सानहा जो हमने 2015 में देखा,
जहाँ पे नन्हे बच्चे शहीद हुए स्कूल में, हम उसके अलावा कहीं भी इकट्ठे नहीं हुए। हमने देखा होगा कि जब उधर अपना पेशावर के गिरजाघर में हमला होता है तो वहाँ पर हमारे एक लीडर जो कि उन्होंने, अल्लाह ने बहुत तरक्की दी, वो बाहर खड़े होकर कह रहे होते हैं कि जनाब ये वाक़या ड्रोन अटैक की वजह से हुआ। क्यों हम उनको एक तरह की जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि जी ये हमला इसलिए हुआ कि क्योंकि यहाँ ड्रोन अटैक्स होते हैं और मगरबी ममालिक करते हैं। ये हमारे यहाँ एक एटीट्यूड रहा है। और अगर फास्ट फॉरवर्ड अगर आज भी देख लें, और जब हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि सुषमा स्वराज ने कहा और हमने बुरा मना के कहा कि आप अपने गिरबान में जाएंगे, तो अगर फर्ज करें जेसिंडा आर्डन को ये सब कुछ ना करती तो पाकिस्तान एक स्टेटमेंट इशू करता है, और पाकिस्तान अक्सर इस तरह की स्टेटमेंट्स इशू करता है जब कहीं मुसलमानों पे जुल्म तशद्दुद होता है कि जी आप कुछ करें इस पे, तो वो पलट के हमें कहते हैं कि जनाब आपके घर में भी तो ईसाइयों पर हमला होता है। तो ये पॉजिटिवली चीज़ों को देख के उन्होंने आगे वो बढ़े। उनकी एक और खामी जो मैं न्यूजीलैंड की हम सब तारीफ कर रहे हैं, तो एक चीज़ पहले मैं पॉजिटिव की तरफ आते हुए बताता चलूँ कि ये जो क्राइस्टचर्च का अटैक हुआ इसकी पूरी एक बैकग्राउंड है कि वहाँ पर एंटी मुस्लिम रैलीज होती थी, वहाँ वाइट सुप्रीमेसिस्ट की रैलीज होती थी, और इन्हीं वज़ीर आज़म के डिप्टी थे वो, उन्होंने उसके ऊपर अपना एक पूरा कैरियर बनाया। तो यहाँ पर आके लेकिन लीडरशिप यहाँ एमर्ज हुई कि जब एक वाक़या हो गया तो उन्होंने किस तरह से हैंडल किया। अब जब एक वाक़े को हम माजी में रखते हुए अब हमने आगे बढ़ना है तो देखना है कि हमारे लिए सबक क्या है वहाँ से, कि हमने अपनी माइनॉरिटीज़ को इक्वल ट्रीटमेंट देना है, उनके साथ हमने इंसाफ करना है, उनको हमने अपनी मुकम्मल आज़ादी देनी है, उनको हमने रेस्पेक्ट देनी है। अनफॉर्चुनेटली मैं आज भी देखता हूं कि पाकिस्तान में हम वो नहीं कर रहे। हम अपनी क्या माइनॉरिटीज़ के, क्या अपने मुसलमान भाइयों के साथ वो सलूक नहीं करते। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, आपने बाउलपुर के कॉलेज का वाक़या सुना होगा। 21 और 22 मार्च को आपने देखा होगा कराची में जो वाक़यात हुए, एक दिन तकी उस्मानी पे हुआ, एक दिन दूसरे मसलक के एक आदमी को कत्ल कर दिया गया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो मेरे नज़दीक हम ये साबित करती हैं कि हम हीरो वर्शिप पे रहते हैं लेकिन कुछ सीखते नहीं हैं। इस तरह के वाक़यात हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जो बाहमी इत्तेहाद देखने को मिलता है, कौमी यकजहती देखने को मिलता है, एक तरह की क्लियर राइट किस्म की क़यादत मिलती है, वो तमाम चीज़ें हैं जिन वजह से हमें न्यूजीलैंड से सबक सीखना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।